हेलो फ्रेंड्स। आज हम गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में जानेंगे कि गवर्नमेंट स्मॉल स्कीम के अंदर कौन कौन सी स्कीमें आती हैं और उनके क्या क्या फीचर हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इस लेक्चर में हम जानेंगे बीपीवाई को, अटल पेंशन योजना। उसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री बीमा योजना की, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। उसके बाद बात करेंगे हम पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो शुरू किया था। उसके बाद हम बात करेंगे एसएसवाई की, सुकन्या समृद्धि योजना की। उसके बाद हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये 6 टॉपिक हो गए, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं एपीवाई के बारे में बात करता हूँ। तो एपीवाई को हम एक अटल पेंशन योजना बोलते हैं। इसमें आ गया एपीवाई, अटल पेंशन योजना, जो भारत सरकार की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें जो एंट्री एज क्राइटेरिया है तो वो एंट्री एज है इसमें 18 साल से 40 साल तक। 18 से 40 तक, 18 से स्टार्ट होगा और 40 साल तक इसमें एंट्री एज है। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो कंट्रीब्यूशन इसमें हम करते हैं, वो 60 साल तक करते हैं। 60 साल तक करेंगे। और कंट्रीब्यूशन करने के बाद इसमें 60 साल पूरे होने के बाद आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, जो भी आप पेंशन स्कीम लेते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अमाउंट पेंशन आप कितना चूज कर सकते हो। इसमें आप अमाउंट चूज करेंगे 1000 से लेके 5000 तक। 1000 स्टार्टिंग है, 2000 है, 3 है, 4 है, 5 तक है, जो कि 60 साल बाद आपको अमाउंट मिलेगा। तो उसके उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 1000 में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे कोई कोई अमाउंट 1000 का चूज करता है, उसने 1000 की पेंशन ली है और उसकी एज 18 ईयर्स है, ठीक है। तो उसको मंथली अगर कंट्रीब्यूट करना है तो 42 रुपये उसको मंथली कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। अगर बाई चांस उसकी एज अंतिम है, 40 साल है, लास्ट में एज उसकी बढ़ती है, तो उसको 291 रुपीज पर मंथ उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर कोई 2000 की स्कीम लेता है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। अगर कोई 3 की लेता है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, 42 को 3 से कर लेंगे। अगर 4 की लेता है तो 4 से कर लेंगे, सिंपल। तो 5 का लेगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 42 से। तो ऐसे करके जो है हम 5000 के प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर इन केस कोई डेथ हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है पॉलिसी धारक की जिसने एपीवाई ले रखी है, तो वो उस बीच में अगर डेथ होती है, इन बिटवीन 60 ईयर से पहले हो जाती है, तो सारा कॉर्पस जितना भी पैसा इसमें इकट्ठा हुआ है वो सारा नॉमिनी को मिल जाएगा, जो उसने नॉमिनी दिया होगा। अगर इन केस उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 60 ईयर्स, तो जो भी नॉमिनी उसने दिया होगा उस नॉमिनी को उसकी पेंशन भी लग जाएगी, उसको पैसा चाहिए तो पैसा भी मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके है इसमें। उसमें हम आगे जानेंगे। अब अगर कोई डिसकंटिन्यूशन होता है, कोई भी आप डिसकंटिन्यू करता है, जैसे किसी ने पेंशन स्टार्ट कर दिया, उसने कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया, अगर किसी पर्सन ने 6 महीने तक कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, उसकी पर मंथ के हिसाब से है, क्वार्टरली है, और या फिर हाफ ईयरली है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक मंथली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं और हाफ ईयरली कर सकते हैं। 3 इसमें ऑप्शन है कंट्रीब्यूट करने के। अगर उस बंदे ने 6 महीने तक 6 मंथ तक उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो उसके अकाउंट में फ्रीज लग जाएगा। कोई भी इंटरेस्ट उसको या कोई भी उसकी इन्वेस्टमेंट पे उसको इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा उसी दिन से, आफ्टर 6 मंथ। अगर उसने 12 महीने तक भी उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया तो उसका जो है अकाउंट हम डीएक्टिवेट कर देंगे, उसमें फर्दर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। अगर 24 महीने हो गए उसको, जिस दिन से उसने पैसा जमा कराना बंद किया उससे 24 महीने तक, तो उसका अकाउंट जो है हम क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको एपीवाई के बारे में बताया। क्या उसकी एज कैटेगरी है, 18 से 40 साल है, 60 साल तक दे सकता है, और 1000 से लेके 5000 तक की पेंशन ले सकता है। 1000 से 5000 की पेंशन लेने के बाद उसमें मंथली ऑप्शन चूज कर सकता है, क्वार्टरली चूज कर सकता है कंट्रीब्यूशन की, हाफ ईयरली कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई डिसकंटिन्यू करता है तो 6 महीने तक उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, 12 महीने तक करता है तो डीएक्टिवेट हो जाता है, अगर 24 महीने तक वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो उसका अकाउंट क्लोज होकर सारा पैसा उसके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, इसमें एज एंट्री है हमारी 18 से 70, मतलब 18 टू 70 साल तक, 18 से 70 साल तक इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसका प्रीमियम जो है, प्रीमियम जो पेड है इसमें 12 रुपये है, 12 रुपये हम देंगे, जिसमें जो है हम 10 रुपये हमारा प्रीमियम चार्जेस और 2 रुपये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज हैं, टोटल मिला के 12 रुपये देते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल क्लेम के लिए है, एक्सीडेंटल क्लेम में है। इसमें इंश्योर्ड अमाउंट जो होगी हमारी, इंश्योर्ड अमाउंट की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल क्लेम है। अगर इन केस कुछ एक्सीडेंट की वजह से कुछ डेथ हो जाती है, किसी पर्सन की मिसहैपनिंग हो जाती है, तो 2 लाख रुपए। अगर कोई उसी एक्सीडेंट में पार्सली डिसेबिलिटी हो जाती है तो 1 लाख का उसमें रिस्क कवर है, पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में। तो उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसका कवर पीरियड कब से कब होता है। अगर आप इसको इसका इसका जानेंगे तो 1 जून से इसका कवर पीरियड होगा 31 मई को एवरी ईयर। मान लो आपने इसके बीच में कभी भी लिया तो 31 मई तक आपका रिस्क कवर रहेगा एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर। तो आपको जो है हर साल इसको 1 जून को आपका रिवाइवल हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन चूज किया होगा, नहीं तो आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। आप ऑटो डेबिट चूज करते हैं तो हर साल आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। तो इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपका आएगा एज ग्रुप में। इसका एज ग्रुप अगर मैं बोलूंगा तो एज ग्रुप इसका रहेगा 18 से 50 साल, 18 से 50 साल का इसका एज ग्रुप रहेगा, 18 से 50 साल रहेगा। और अकाउंट ऑपरेटिव अकाउंट होल्डर होना चाहिए बैंक के अंदर, अगर कोई इसकी स्कीम लेगा, सभी बैंक में ले सकता है। प्रीमियम इसमें अगर इसमें भी जो है इसका टाइम भी 1 जून से 31 मई तक रहता है हर साल। इसमें प्रीमियम 330 रुपये है पर ईयर को, 330 रुपये इसमें प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ प्रीमियम, तो इसमें 330 रुपीज़ है पर ईयर का, पर ये प्रो रेटा बेस पे होता है। जानिए कैसे, मैं बताना चाहूँगा आपको। अगर कोई पर्सन जून से अगस्त के बीच में एंटर मारता है, जून से अगस्त के बीच में कोई एंटर करता है तो उसको 330 रुपये चार्ज लगेंगे पूरे ईयर के। अगर कोई पर्सन इसमें अगस्त के बाद सितंबर में कोई एंट्री करता है, सितंबर में कोई एंट्री करता है तो वो सितंबर से लेके नवंबर तक उसको पेड करने पड़ेंगे 258। दोस्तों 258 हो गया, जून से लेके अगस्त तक हो गया 330। अब दिसंबर से लेके फरवरी तक 172 रुपये हो गए। अगर कोई मार्च से लेके मई तक आता है तो उसको 86 रुपीज देने पड़ेंगे। और वो चाहे इसमें ऑटो डेबिट लगा सकता है। अगर इसमें ऑटो डेबिट मान लो उसने अप्रैल में कोई लिया है तो 1 जून को उसके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएंगे 330 रुपीज अगले साल के लिए। अगर उसने ऑटो डेबिट ऑप्शन नहीं लिया है तो उसको खुद जाकर बैंक में कराना होगा। अगर वहां जाके नहीं गया तो उसका ये पॉलिसी जो है बंद कर देगा बैंक। अब इसके प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस कवर की बात करूं, लाइफ इंश्योरेंस कवर की बात करूं सम एश्योर्ड, तो इसमें किसी भी कोई भी एनी रीजन है डेथ केस का, तो जो कवर्ड पर्सन है उसको 2 लाख रुपए उसके नॉमिनी को दे दिए जाते हैं। 2 लाख, चाहे वो एक्सीडेंटल हो चाहे नॉर्मल डेथ हो, किसी भी वजह से उसकी डेथ होती है एनी रीजन, तो उसको 2 लाख रुपए उसमें दे दिए जाते हैं। अब हम पीपीएफ के बारे में बात करेंगे। पीपीएफ क्या है, तो मैं बताऊंगा कि आपको पीपीएफ जो है 1968 में स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसके बारे में जानेंगे। अब मिनिमम डिपॉजिट क्या है। अगर हम मिनिमम डिपॉजिट की बात करें पीपीएफ को, सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, इसकी बात बाद में करेंगे। तो एलिजिबिलिटी की बात करें हम, कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि रेजिडेंट इंडिविजुअल विद नो एज रिस्ट्रिक्शन, मतलब कहने का है कि कोई भी रेजिडेंस इंडिविजुअल है, कोई भी आरआई है हमारा रेजिडेंस इंडिविजुअल है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, नो मिनिमम नो मैक्सिमम। माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन जो है इसकी गारंटी के साथ खोल सकता है। विद गार्डियनशिप, गार्डियन के साथ अपना अकाउंट खोल सकता है, तो गार्डियन हो गया। पर इसमें एक कंडीशन है, अगर गार्डियन माइनर के साथ अकाउंट खोलता है तो उसको
गार्डियन के साथ अकाउंट खोलता है तो वो माइनर माइनर की जो अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगा, माइनर के अकाउंट में जो कंट्रीब्यूट करेगा अपने खुद के ओनर, जो उसने खुद खुद से खुलवाया है, मान लो उसका ओनर है वो, उसने उसमें जो डिपॉजिट किया है और जो इसमें डिपॉजिट किया है, दोनों को मिला के उस 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो मैक्सिमम इसकी क्राइटेरिया है। मैं बताऊंगा आपको कि इसमें एलिजिबल एनी रेजिडेंशियल इंडिविजुअल है, कोई भी खुलवा सकता है, कोई इंडियन है, कोई एज एज लिमिट नहीं है, जीरो से लेके एनी एनी एज लिमिट तक खुलवा सकता है। गार्ड अगर माइनर है तो गार्डियन के साथ खुलवाएगा, गार्डियन गार्डियन के साथ खुलवाएगा। अगर गार्डियन और ने माइनर का अकाउंट खुलवाया तो उसमें कंट्रीब्यूशन गार्डियन के अकाउंट में, अगर उसका खुद का अकाउंट है, अगर माइनर के साथ उसका जॉइंट में अकाउंट है तो दोनों की कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख की हो सकती है एक फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद मैं बात करूंगा इसमें मिनिमम डिपॉजिट कितना है। तो मिनिमम डिपॉजिट की अगर मैं बात करूंगा, मिनिमम डिपॉजिट कितना है, तो 500 रुपये आपको मिनिमम एक फाइनेंशियल ईयर में आपको जमा करने ही कराने पड़ेंगे इसमें। और मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं मैं, सॉरी मिनिमम डिपॉजिट की बात है, 500 रुपये से आपका अकाउंट स्टार्ट करेगा, मेरे गलत हो गया इसमें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 500 रुपये से आपको अकाउंट स्टार्ट करना पड़ेगा। 500 रुपये से अकाउंट आप स्टार्ट करोगे और उसके बाद मिनिमम आपको एक साल के अंदर अंदर सब्सक्रिप्शन होने के बाद आपको मिनिमम 500 रुपये उसमें डिपॉजिट करानी पड़ेगी और मैक्सिमम आप उसमें 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। तो उसके बाद हो गया मिनिमम की होगी, मैक्सिमम डिपॉजिट मैंने आपको बताया कि 500 रुपये से स्टार्ट हो सकता है, मिनिमम सॉरी मिनिमम डिपॉजिट जो है 500 रुपये से स्टार्ट होगा अकाउंट, और मिनिमम एक साल के अंदर सब्सक्रिप्शन होने के बाद 500 रुपये मिनिमम कराने ही होंगे, नहीं तो अकाउंट एक्टिव डीएक्टिवेट हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। और 1.5 लाख रुपए आपको साल में इसमें, जो कि 80C के तहत आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी पर आएंगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम आपको एक ट्रांजेक्शन 500 रुपये की तो करनी पड़ेगी, मैक्सिमम आपको 12 ट्रांजेक्शन इसमें कर सकते हो। तो हमने जाना मिनिमम डिपॉजिट हम 500 रुपये कर पाएंगे इसमें, मिनिमम जो स्टार्टिंग इसका इनिशियल अमाउंट है 500 रुपये से स्टार्ट होगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि 500 रुपये एक साल में जमा कराने, एक इंस्टॉलमेंट जो है इसमें देनी जरूरी है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इसमें करा सकते हैं, जो कि 80C इनकम टैक्स की 80C के अंडर रिवेट है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी कर सकते हैं एक साल में, तो मिनिमम एक ट्रांजेक्शन जरूरी है 500 रुपये की। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 12 ट्रांजेक्शन इसमें आप कर सकते हो, 12 से ऊपर इसमें अलाउड नहीं है। उसके बाद में अगर इसमें बात करूं इसकी वैलिडिटी या इसका मेच्योरिटी पीरियड की, तो ये अकाउंट जो 15 ईयर्स की खुलता है, 15 साल के लिए खुलता है। अगर कोई किसी साल मान लो किसी ने एक ट्रांजेक्शन भी नहीं की, पूरे ईयर्स में एक किसी ने एक ट्रांजेक्शन भी नहीं की, तो उसको 50 रुपये पर ईयर के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। 50 रुपये पर ईयर के हिसाब से डिफॉल्ट चार्जेस उससे लिए जाएंगे। उसका अकाउंट जब तक उसका अकाउंट इरेगुलर रहेगा उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट भी नहीं होगा, और 50 रुपये पर डिफॉल्ट के पर ईयर डिफॉल्ट के साथ वो उसको रेगुलर कर सकता है। तो उसके बाद मैं एक्सटेंशन की बात करूंगा, इसमें एक्सटेंशन इसमें अलाउड है। मान लो 15 साल हो गए किसी अकाउंट को, 15 ईयर्स हो चुके हैं, तो 15 साल हो गए हैं, 15 साल के बाद वो कंटिन्यू करना चाहता है अकाउंट, वो कंटिन्यू करना चाहता है, उसको अभी पैसे की जरूरत नहीं है। कोई भी पर्सन बैंक में आएगा या कहीं भी जहाँ उसने पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है किसी भी बैंक में, तो वो विद इन वन ईयर उसको अकाउंट जो है एक्सटेंड कराना पड़ेगा। और ये अकाउंट विद इन वन ईयर के अंदर कराना पड़ेगा और 5 साल के ब्लॉक में होगा। मतलब क्या है, 15 साल के लिए पहले हो गया, 15 साल के बाद 5 साल के ईच ब्लॉक, उसको एक्सटेंशन ब्लॉक जो है 5 साल का मिलेगा फर्दर। जैसे मान लो किसी ने अकाउंट 2000 में खुलाया, तो 2000 के बाद 2015 में उसको मैच्योर हो गया, 15 के बाद उसको 2016 तक उसको आके बैंक में उसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। एक्सटेंड कराने के बाद उसका, अगर वो 2015 में ही आ जाता है तो उसके 5 साल तक एक्सटेंशन मिलेगी। उसके बाद 15 साल की नहीं होगी तो एक्सटेंशन होगी 5 साल की। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसके लॉक इन पीरियड की बात करेंगे। तो इसमें सिंपल है, लॉक इन पीरियड अगर मैं कहूँ लॉक इन पीरियड, तो इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड इसमें जब जब से आपने अकाउंट ओपन किया उसके 5 साल तक लॉक इन पीरियड है, आप इसको विड्रॉल ये बंद नहीं करा सकते। 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है। उसके बाद मैं आपको बात करूंगा लोन अमाउंट की। इसमें लोन लोन कितना दे सकते हैं। मैं लॉक इन पीरियड हो गया 5 साल का, जब से आपने अकाउंट खुलवाया। मान लो आपने
14 मई 2021 को अकाउंट खुलवाया, 14 मई 2021 को अकाउंट खुलवाया, तो आप 14 मई 2026 के बाद इसको अकाउंट को बंद कर सकते हो अगर आप चाहो। तो ये हो गया, हमने इसमें एलिजिबिलिटी कर ली, मिनिमम डिपॉजिट कर लिया, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट कर लिया, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर ली, एक मिनिमम एक है और 12 है, 15 साल के लिए इसको खोलते हैं। 50 रुपये अगर कोई वो डिफॉल्ट करता है किसी साल का तो पर ईयर 50 रुपये चार्ज होते हैं। एक्सटेंशन इसमें एक साल, जैसे 15 साल पूरे होने के बाद एक साल के अंदर आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। 5 साल के ब्लॉक में आपको एक्सटेंशन मिलेगी। लॉक इन पीरियड इसमें 5 साल का है। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो 5 साल के अंदर आप इसको 5 साल के बाद ही आप इसको बंद कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसमें लोन, इसके इसके बाद बात करेंगे हम लोन, और लोन के आपका रिपेमेंट कितना है, पीपीएफ इसमें बाद में विड्रॉल, तो आगे हम इसमें चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं लोन अमाउंट की। आप लोन इसमें कितना ले सकते हो। जिस साल आपने अकाउंट ओपन कराया, जिस डेट को आपने अकाउंट ओपन कराया उसके उस फाइनेंशियल ईयर के एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के एक साल के बाद और 5 साल तक, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज है। 1 साल के बाद और 5 साल तक आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, लोन के लिए एलिजिबल हैं। मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए, आपने अकाउंट ओपन किया 14, मान लो आपने 14 अगस्त को जो है अकाउंट ओपन कर दिया, 14 अगस्त 2021 को आपने अकाउंट ओपन किया, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया है, 21-22 हो गया, ठीक है। तो इसका एंड ऑफ द ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर का एंड ऑफ द ईयर क्या हो गया, एंड ऑफ द डेट क्या होगी, 31/3/2022। 14 जून 2021 को आपने अकाउंट ओपन करा, 31 मार्च 2022 को इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट होगी। इसके एक साल बाद यानी कि 31/3/2023 को आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 2022 से 2023 हो गया, ठीक है। 2021 14 जून, मान लो किसी भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने अकाउंट कभी भी खुलवाया, तो आप मान लो 30 मार्च को खुलवाया होगा, तो आप 31 मार्च से आप एक साल रुकेंगे 2023 तक, तो आप इसके लिए लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप एलिजिबल रहेंगे 31 साल, ये 5 साल के लिए 2027 तक। इसके 5 साल तक आप 5 इयर्स तक इसमें एलिजिबल रहेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, लोन अमाउंट जो है वो आपको जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अकाउंट खुलवाया है उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड डेट यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कोई भी अकाउंट आपने खुलवाया है, 31 मार्च तक किसी भी डेट में अकाउंट खुलवाया तो 31 मार्च उस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट हो गई है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल के साथ दोबारा बता देता हूँ। देखिए, आप जैसे आपने कोई भी अकाउंट 14 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 15 मई को आपने अकाउंट खुलवाया 2021, ठीक है, और आप चाहते हैं इसमें लोन लेना, तो आप रुकेंगे, इसकी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या होगी, 31 मार्च 2022, इसकी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट। तो इसके एक साल बाद और रुकेंगे आप, 31/3/2023, तो ये हो गया एक साल। उसके बाद यहाँ आप एलिजिबल हो गए, 31/3/2023 के बाद आप एलिजिबल हो गए, और आप 5 साल बाद 31/3/2000 इसके 5 साल के बाद 2027 तक आप एलिजिबल रहेंगे। 5 साल तक आप लोन ले सकते हो, और ये लोन अमाउंट जो है आप 25% लेंगे, जितना आपके अकाउंट में 25%, जितना आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा उसका 25%, अकाउंट में जितना भी क्रेडिट होगा, जो भी क्लोजिंग बैलेंस उसमें होगा, क्लोजिंग तो नहीं कहेंगे, जो भी क्रेडिट बैलेंस उस टाइम होगा, मान लो 1 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए उस डेट में है, मान लो आप यहाँ पे आ जाते हैं, या आप 1 अप्रैल 24 में आ जाते हैं, 1 अप्रैल 24 को आप कहते हैं कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है सिर्फ, तो आप 25,000 रुपये लोन ले सकते हो। तो ये तो बात होगी लोन अमाउंट की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लोन के बाद रिपेमेंट क्या होगी इसकी। अगर रिपेमेंट की मैं बात करूं, रिपेमेंट आपकी 36 महीने मैक्सिमम, आप 3 साल के लिए 36 महीने
आपको जो है रिपेमेंट करनी पड़ेगी। इन केस आप 36 महीने के अंदर अंदर रिपेमेंट नहीं करते हैं, चाहे फुल पेमेंट की बात करेंगे, अगर आपने फुल पेमेंट आपने रिपेमेंट नहीं की तो आपको, अगर तो 36 महीने के अंदर अंदर कर दी, आपको 1% एक्स्ट्रा लगेगा, आपके जो पीएफ चल रहा है उससे 1% एक्स्ट्रा। या फिर अगर आपने फुल पेमेंट 36 महीने के अंदर अंदर नहीं की, पार्सली की है या कोई इसमें पेड नहीं किया, तो आपको 6% चार्ज होगा इंस्टेड ऑफ 1%। आपको 6% एक्स्ट्रा चार्ज होगा आपके पीपीएफ अकाउंट के इंटरेस्ट रेट से। ध्यान से सुनो कि 36 महीने तक रिपेमेंट पीरियड 36 महीने है, जिस टाइम तक आपने लोन लिया उसके 36 महीने तक। अगर आपने फुल पेमेंट नहीं दिया 36 महीने के अंदर, तो फुल पेमेंट अगर आपने सही तरीके से 6 महीने के अंदर पेड कर दिया तो आपको 1% चार्ज लगेगा आपके पीपीएफ अकाउंट से, जो आपका पीपीएफ अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1% ज़्यादा। अगर आपने 36 महीने में उस पूरी पेमेंट नहीं जमा कराई है, पूरा पैसा नहीं दिया वापस, तो आपको 6% के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो ये हो गया आपका वो। अब हम पीपीएफ विड्रॉल के बारे में बात करेंगे। पीपीएफ विड्रॉल कितना ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ पीपीएफ विड्रॉल क्या होता है। तो पीपीएफ विड्रॉल, जैसे आपने कोई अकाउंट ओपन किया है, पीपीएफ, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पीपीएफ विड्रॉल कितना होगा, पीपीएफ विड्रॉल की अगर मैं बात करूं, अगर आप सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप 5 साल के बाद एंड ऑफ द ईयर ओपन, जो भी आपने 5 साल अकाउंट ओपन किया है, मान लो वही बात होगी इसमें भी, जैसे लोन अमाउंट की बात कर रहा था मैं कि एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मान लो मैं इसको एग्जाम्पल से समझता हूँ। देखिए, कोई भी आपने मान लो 1 मई 2021 को आपने अकाउंट ओपन किया, ठीक है, इसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना आ गया, 31/3/2021, ठीक है। 31/3/2021 के 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब कितना हो गया, 2026, 2026 को आप एलिजिबल हो जाओगे विड्रॉल के लिए। कब तक, विड्रॉल, विड्रॉल जिसको बोलते हैं, तो आप विड्रॉल विड्रॉल कर सकते हो आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 ईयर्स विड्रॉल कर सकते हैं। तो विड्रॉल करने के बाद आप क्या करोगे, हो गया, सॉरी कोई डिस्ट्रक्शन आ गया था बीच में। तो मैं आपको आपको बात कर रहा था पीपीएफ में विड्रॉल की। पीपीएफ में विड्रॉल को हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आपने अकाउंट ओपन किया है 1 मई 2021 को, तो एंड ऑफ द ईयर कौन सा हो गया, 31/3। एंड ऑफ द ईयर की डेट कौन सी होगी, 31/3/2021। इसके 5 साल बाद यानी कि 31/3/2026 को आप एलिजिबल हो गए। आप या तो 50%, सॉरी इसका 50%, जो आपका टोटल अमाउंट क्रेडिट है उसमें टोटल अमाउंट का 50% आप लोन ले, सॉरी विड्रॉल कर सकते हो 5 साल के बाद। अगर आप चाहो उसमें पार्सली विड्रॉल भी कर सकते हो 50% तक। तो मैंने आपको बताया कि पीपीएफ में विड्रॉल कब कर सकते हैं, आपने जिस डेट को अकाउंट खुलाया उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की डेट को, जैसे उसके 31 मार्च 2021 पड़ती है, तो उसके बाद 31 मार्च 2026 के बाद आप उसमें 50 अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो, वो भी जितना उसमें टोटल बैलेंस रेट है उसका 50%। तो दोस्तों मैंने आपको पीपीएफ के बारे में बता दिया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अभी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसके बाद मैं आपको एसएसवाई के बारे में बताता हूँ। अब हम बात करेंगे एसएसवाई की, सुकन्या समृद्धि अकाउंट की। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपका ये हो जाएगा शुरू, स्टार्टिंग सुकन्या समृद्धि की हुई थी 2015 में। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था। इसमें एलिजिबल जो है वो एलिजिबिलिटी जो है इसकी गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड जो बच्चा जन्म लिया उसमें। और इसमें डॉक्यूमेंट जो जरूरी है चाइल्ड के, जो गर्ल चाइल्ड है, जो लड़की है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, प्लस उसके गार्डियन के, जो गार्डियन है, केवाईसी डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट हो गए गार्डियन के, गार्डियन के केवाईसी डॉक्यूमेंट हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी, जो बर्थ सर्टिफिकेट है लड़की का वो बहुत जरूरी है। उसके साथ उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट उसके गार्डियन के। उसके बाद हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। इसमें एज क्या होगी, तो एज इसमें सिंस बर्थ, जब जब से लड़की ने जन्म लिया है उसके 10 साल तक, 10 साल तक वो एंट्री ले सकती है, उसके 10 साल तक वो एंट्री ले सकती है, ठीक है, 10 साल तक वो एंट्री ले सकती है।
जब से उसने जन्म लिया है और उससे जब तक उसका 10 साल वो उसमें एंट्री ले सकती है। मिनिमम मिनिमम क्राइटेरिया जो है उसका, जैसे मिनिमम है, मिनिमम इनिशियल इनिशियल जो उसका सब्सक्रिप्शन है वो 250 रुपये है, 250 रुपये। तो 250 रुपये से वो स्टार्ट कर सकता है। 250 रुपये इन मल्टीपल ऑफ 50 रुपये। 250 रुपये के बाद चाहे तो 50 रुपये के मल्टीपल में वो 300 350 जितना भी चाहे वो जमा कर सकता है 1.5 लाख तक। तो इसमें मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम अमाउंट की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम अमाउंट की बात करूं तो मैं 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हैं इसमें, इस अकाउंट में। तो मैक्सिमम अकाउंट 1.5 लाख रुपए हो गया। 1.5 लाख रुपए के बाद अगर कोई जमा कराता है एक फाइनेंशियल ईयर में, 1.5 लाख रुपए के बाद अगर कोई जमा कराता है तो उस पर कोई इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और इंटरेस्ट के बाद अगर 1.5 लाख से कोई भी अबव एक्सेस जमा कर देते हैं तो वो डिपॉजिटर को रिटर्न कर देते हैं, डिपॉजिटर को रिटर्न कर दिया। तो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, सुकन्या समृद्धि स्टार्ट हुआ 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, कोई भी लड़की है जन्म से लेके 10 साल तक उसका अकाउंट खोल सकते हैं। लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, प्लस उसके गार्डियन जो होगा उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। तो मिनिमम इसमें 250 रुपये 250 रुपये से स्टार्ट होगा, इन मल्टीपल ऑफ 50 रुपये, 250 रुपये से स्टार्ट होकर 50 रुपये के साथ मल्टीपल उसमें कर सकता है। तो मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो एक फाइनेंशियल ईयर में जब हमने 1.5 लाख रुपए जमा कर दिया, उससे एक्सेस अगर कोई जमा करा देता है तो उसको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं मिलता है। प्लस उसके जो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा 1,40,000 रुपए से ज्यादा जो कोई डिपॉजिट कर देता है तो उसका वापिस कर दिया जाएगा जो भी डिपॉजिट उसमें जमा कराएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी होगी। SSY में हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी करेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इसमें अलाउड है मिनिमम, मिनिमम जो है इसमें आपको एक ट्रांजेक्शन करनी ही करनी होगी, नहीं तो अकाउंट इरेगुलर हो जाएगा। अगर आप एक ट्रांजेक्शन नहीं करते एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ये जो है एक फाइनेंशियल ईयर के बाद के अंदर अंदर अगर आप एक भी ट्रांजेक्शन नहीं की तो ये इरेगुलर हो जाएगा अकाउंट। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ध्यान देखना इसमें। हमने पीपीएफ में देखा था कि 12 कर सकते हैं। अगर मैं पीपीएफ की बात करूं तो मैक्सिमम 12 है, यहाँ मैक्सिमम नो लिमिट है। यहाँ पे जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी मर्जी कर सकते हो, पर एक जरूरी है, जो भी 250 रुपए की एक ट्रांजेक्शन जरूरी है, पर मैक्सिमम नो लिमिट है, तो ध्यान रखना है इसका। तो उसके बाद मैं बात करूंगा कि टर्न ओवर इसका कितना होगा। तो टर्न ओवर जब से अकाउंट ओपन होगा तो उसका 21 साल तक, 21 ईयर्स मतलब 21 साल तक आप इसको जो है अकाउंट को चलाना होगा आपको। और ये इसमें एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। जैसे आपने कोई अकाउंट मान लो 1 मई 2000 को 2020 को खोला है, तो इसका अकाउंट आपका है 2041 तक, 1 मई 2041 तक चलेगा। और इसके बाद इसमें एक्सटेंशन जो है कोई अलाउड नहीं है, मतलब इसमें एक्सटेंशन कोई अलाउड नहीं है, नो एक्सटेंशन, कोई एक्सटेंशन लिमिट नहीं है। तो उसके बाद मैं इसमें कंट्रीब्यूशन की बात करूं, कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कंट्रीब्यूशन इसमें 15 साल तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जब से आपने अकाउंट ओपन किया है, जब से अकाउंट ओपन किया है उसके 15 साल तक आप इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो 15 साल तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद मैं कंट्रीब्यूशन के बाद आऊँ तो लॉक इन पीरियड की बात करेंगे हम। लॉक इन पीरियड के हम जानेंगे कि इसमें क्या लॉक इन पीरियड है, कितने साल तक हमें रखना जरूरी है। तो लॉक इन पीरियड 18 साल का है इसमें। तो लॉक इन पीरियड के बारे में हम जानेंगे, सॉरी, लॉक इन पीरियड हो गया। लॉक इन पीरियड इसमें जो है आपका आ जाएगा 18 साल, 18 ईयर्स। देखो इसमें हम स्पष्ट करते हैं लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब इसके बाद ही आप इसमें विड्रॉल कर पाएंगे, समझिए। लॉक इन पीरियड का क्या मतलब हुआ कि आप इसमें इतने साल तक, जब तक लड़की के 18 साल पूरे नहीं होंगे, ध्यान से देखो, 18 साल पूरे नहीं होंगे या फिर वो 10th क्लास पास ना कर गई, जो भी पहले हो, ध्यान से सुनिए, जो भी पहले हो अर्लियर, या तो वो 18 साल की हो गई हो पहले, या उसने 10th पास कर ली हो। मान लो उसने 17 साल में 10th पास कर ली, तब वो विड्रॉल कर सकती है इसमें से। या फिर वो 18 साल की हो जाए, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। मैं दोबारा समझा देता हूँ। 18 साल की हो गई तो 18 साल की होगी। देखिए मान लो कोई अकाउंट आपने ओपन कराया, ओपन कराने के बाद लॉक इन पीरियड और विड्रॉल का केस सेम होता है। लॉक इन पीरियड के बाद बारे में अगर बात करें, अगर 18 साल की हो गई है वो,
18 साल की कोई लड़की हो गई है या उसने 10th पास कर लिया है, भले ही उसने 16 साल में 10th पास कर ली, 16 ईयर में उसने 10th पास कर लिया, तो जो भी इन दोनों में से पहले होगा, पहले जो भी पहले होगा उसमें उसको विड्रॉल दे दिया जाएगा, मतलब उसको अलाउड कर दिया जाएगा। अगर वो 10th उसने 16 साल में पास कर ली हो तब भी दे दिया जाएगा, अगर उसने 10th 19 साल में की है और 18 साल के बाद, तो जो भी इससे पहले हो तो उसमें दे दिया जाएगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ अकाउंट्स की, कि इसमें एसएसवाई में नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने खुल सकते हैं एक फैमिली में। तो एक फैमिली में नंबर ऑफ अकाउंट मैक्सिमम दो खुल सकते हैं, मैक्सिमम दो, बट तीन भी खुल सकते हैं। तीसरा अकाउंट कब खुलेगा, इफ जो सेकंड चाइल्ड है, सेकंड गर्ल चाइल्ड की बात करेंगे हम इसमें, क्योंकि गर्ल का ही खुलता है। तो सेकंड गर्ल चाइल्ड जो होगी, अगर वो ट्विन होंगे, सेकंड जो होंगे दो हो जाएंगे। मान लो पहला पहला अकाउंट खोल दिया आपने, अब सेकंड दूसरी बार जब गर्ल हुई तो दो हो गए, दो होने के बाद दो अकाउंट आप जो है, अगर ट्विन का केस है तो आप दो, एक प्लस दो, तीन अकाउंट भी खोल सकते हैं। इसमें मैं एक और ऐड करूंगा, अगर पहली बार में बाई चांस थ्री गर्ल्स हो जाती हैं तो आप मैक्सिमम थ्री अकाउंट इसमें खोल सकते हो गर्ल्स के। तो इसमें नंबर ऑफ अकाउंट हो गए। इसमें मैं नंबर ऑफ अकाउंट बताऊंगा कि मैक्सिमम दो अलाउड है, बट इन केस अगर ट्विन का केस है तो तीन भी खोल सकते हो। तो अगर अगर पहली बार में तीन गर्ल्स हो जाती हैं तो तीन अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम दो है अलाउड, ट्विन के केस में तीन है। तो ध्यान रखिएगा, तीन भी खोल सकते हैं ट्विन के केस में, दो भी खोल सकते हैं, अगर ट्विन नहीं है तो दो ही खोल सकते हैं। तो अब नॉमिनेशन की बात करूंगा मैं इसमें, एस एस वाई नॉमिनेशन, एस एस वाई नॉमिनेशन की अगर मैं बात करूं, नॉमिनेशन इसमें अलाउड नहीं है, नॉमिनेशन नॉट अलाउड। नॉमिनेशन की बात करें तो नॉमिनेशन नॉट अलाउड, नॉमिनेशन इसमें नहीं कर सकते हैं। लोन, अगर लोन की बात करें, लोन भी नॉट अवेलेबल। तो मैं आई थिंक आपके समझ आ गया होगा कि एस एस वाई में, सुकन्या समृद्धि में क्या क्या फीचर है उसके, क्या क्या नहीं है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ आपका एलिजिबिलिटी इसमें। एस एस वाई की अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट में मैं फटाफट बता देता हूँ, कवर कर देता हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो सिंस बर्थ से, सिंस बर्थ से लेके 10 साल तक, 10 साल तक के बच्ची का हम अकाउंट खोल सकते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है, सबसे पहले जो लड़की है उसके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्लस गार्डियन के केवाईसी, गार्डियन ऑफ केवाईसी, ये जरूरी है। उसके बाद अगर मैं मिनिमम मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम 250 रुपये जरूरी है, इन मल्टीपल ऑफ 50, इन मल्टीपल ऑफ 50 रुपीज। तो 250 रुपये तो जरूरी है ही, अगर उससे ज्यादा करना है तो इन मल्टीपल मैक्सिमम जो है इसमें 1.5 लाख कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए आप जमा करा सकते हो। अगर इससे ऊपर कराओगे तो 1.5 लाख से अबव जाएगा तो आप नो इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और 1,50,000 से ऊपर जितना भी पैसा होगा डिपॉजिटर को वापस कर दिया जाएगा। ये हो गया। अब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक मिनिमम अलाउड है, मैक्सिमम नो लिमिट। ध्यान रखिएगा इसमें मैक्सिमम नो लिमिट। बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो नो लिमिट। टर्नओवर इसका 21 साल है, डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है 15 साल तक करना है, 15 साल तक कर सकते हैं हम कंट्रीब्यूट इसमें। कंट्रीब्यूट करने के बाद अगर इसमें कोई डिफॉल्ट आता है, डिफॉल्ट आता है तो 50 रुपये पर ईयर का डिफॉल्ट चार्ज होगा, और अकाउंट जो है इरेगुलर रहेगा जब तक वो डिफॉल्ट रहेगा, कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं लगेगा। तो नॉमिनेशन इसमें आगे देखेंगे। नॉमिनेशन की अगर मैं बात करूं, नॉमिनेशन नॉट अलाउड। लोन की बात करूं, नॉट अलाउड। अगर मैं विड्रॉल लॉक इन पीरियड की बात करूं, लॉक इन पीरियड की बात करूं तो लॉक इन पीरियड आपका होगा, या तो लड़की 18 साल की हो जाए, या फिर 10th पास कर ले, 10th पास कर ले, या 18 साल के जो भी पहले हो, जो भी पहले उसको जो है विड्रॉल मिल जाएगा। तो आई थिंक आपका आपका मैंने लेक्चर कवर कर दिया है एपीवाई, और आपका हो गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीपीएफ हो गया, आपका एसएसवाई हो गया। अब हम बात करते हैं आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। अब हम बात करेंगे SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004। ये 2004 में स्टार्ट हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की थी। अब इसमें जानेंगे कि क्या कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं, कौन कौन पर्सन इसको ले सकते हैं, कितने अकाउंट टाइप क्या होगा, कितना अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं, कितना कैसे मोड ऑफ डिपॉजिट होगा, टर्नओवर कितना है,
इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, या फिर आप विड्रॉल लॉक इन पीरियड क्या है, नॉमिनी कितने हो सकते हैं, तो ये सब कुछ हम इसमें जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये स्कीम 2004 में आई थी, जैसे कि मैंने बताया आपको, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इसको बोलते हैं। तो मैं इसके इसमें इसमें आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एलिजिबल, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। एलिजिबल, तो जो पर्सन 60 साल के हो गए, सीनियर सिटीजन जो 60 या उससे ज़्यादा के हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। या फिर जो लोग वीआरएस ले चुके हैं, वीआरएस जिन्होंने ले ली है वो 55 से लेके 60 साल तक, वीआरएस वाले 55 से 60 तक। या फिर डिफेंस पर्सन जिन्होंने रिटायरमेंट हो गई है जिनकी, जो 50 साल से ऊपर के हैं। डिफेंस पर्सन में भी वो पर्सन जो सिविलियन डिफेंस पर्सन नहीं है, इसमें ध्यान रखना है आपने, सिविल डिफेंस पर्सन नहीं आएंगे, ओनली डिफेंस पर्सन। डिफेंस पर्सन के अंदर भी सिविल डिफेंस पर्सन होते हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगे। तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम का एक पार्ट है, जो 2004 में आई थी। उसके बाद इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 60 ईयर्स है, मिनिमम 60, जो 60 ईयर्स या उससे अबव है वो पर्सन इसमें एलिजिबल हैं। या फिर जिन्होंने वीआरएस ले लिया है जॉब से, वो 55 से लेके 60 साल तक भी, 55 से 60 साल तक भी हो सकते हैं, वो उस या तो या उससे ऊपर। या फिर जो डिफेंस पर्सन है, रिटायर हो गए हैं 50 साल से ऊपर के, वो भी ओनली डिफेंस पर्सन, नॉट इन सिविल डिफेंस पर्सन। तो उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि इसमें क्या क्या कौन कौन लोग कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, इसमें जॉइंटली अकाउंट भी खुल सकता है। जॉइंटली अकाउंट, जॉइंटली अकाउंट बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितना है। ये मिनिमम जो है अमाउंट, इसका अगर मैं अमाउंट की अगर मैं बात करूं, तो मिनिमम 1000 से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खुलती है। और मैक्सिमम जो है इसमें पर पर्सन 15 लाख रुपए तक, पर पर्सन 15 लाख रुपए आप इसमें डिपॉजिट करा सकते हो। अब जॉइंट की बात करें, कोई भी दो स्पाउस हैं आपस में, तो वो जॉइंटली अकाउंट खोल सकते हैं, सिंगली भी खोल सकते हैं। उनके नंबर ऑफ अकाउंट कितने भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए आप, मान लो दो पर्सन है, 1 और 2, आपस में स्पाउस हैं। सबसे पहले तो स्पाउस हो सकते हैं। तो इसके दो अकाउंट हैं, एक तो दोनों का जॉइंट अकाउंट है, एक सेपरेट से सीनियर सेविंग अकाउंट है। SC मतलब इसने सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोल रखा है, इसने भी अलग से अपना सोल सोल उसमें नेम में खोल रखा है। और एक जॉइंट में है, दोनों का अकाउंट खुला है। तो इनकी एलिजिबिलिटी पर पर्सन 15-15 लाख है, मतलब ये 15-15 लाख रुपए के अकाउंट खोल सकते हैं। 15-15 लाख रुपए के अकाउंट दोनों खोल सकते हैं। अब मान लो इसने 8 लाख रुपए का यहाँ खुलवाया, ठीक है, इसने भी 8 लाख रुपए का यहाँ खुलवा दिया, तो यहाँ दोनों 7-7 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर पाएंगे मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से, दोनों की एलिजिबिलिटी 15 लाख रुपए है, 15 लाख इसकी, 15 लाख इसकी। तो 15 लाख इसकी है, 15 लाख इसकी है। तो 15 लाख में एक इनका जॉइंट अकाउंट है, एक इन्होंने सिंगल सिंगल अकाउंट खोल लिया। अब इसने 8 लाख रुपए का अकाउंट खोल लिया, इसने 8 लाख रुपए का अकाउंट खोल लिया। उसके बाद अगर ये कोई और दूसरा अकाउंट खोलते हैं जॉइंट में, तो ये 7 लाख ही इनकी बची हुई रिमेनिंग जो है, इनकी एलिजिबिलिटी 7 लाख रुपए है। तो और अकाउंट इससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई एक अकाउंट और खोल सकते हैं किसी बैंक में, तो वो अब खोल नहीं पाएंगे क्योंकि 7 लाख यहाँ यूज कर लिया। अगर बाई चांस यहाँ 5 लाख ही यूज किया होता, तो अभी 2 लाख एलिजिबिलिटी पे, तो ये 2 लाख रुपए फिर खोल सकता है। मतलब कहने का जहां भी जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं, नंबर ऑफ अकाउंट्स जितने भी हैं, उनका टोटल 15 लाख रुपए पर पर्सन से ऊपर नहीं खोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मान लो मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, अमाउंट मिनिमम 1000 है, 1000 मिनिमम अमाउंट है, ठीक है, और मैक्सिमम 15 लाख रुपए पर पर्सन जमा हो सकता है। अब मैंने आपको बताया कि स्पाउस है दो, 1 और 2, मान लो कोई ए और बी स्पाउस है आपस में, तो वो 15-15 लाख उनकी एलिजिबिलिटी है। उन्होंने एक जॉइंट अकाउंट भी खुलवाया हुआ है, ऐसे सिंगल सिंगल अकाउंट भी ऑपरेशन में खुलवाए हुए हैं। तो यहाँ 8 लाख का इसने, यहाँ ए ने जो है यहाँ 8 लाख का अकाउंट खुलवा रखा है, बी ने यहाँ भी 8 लाख रुपए का अकाउंट खुला। मैं दोबारा से बता देता हूँ, जैसे मान लो इनकी 15 लाख रुपए है, एक एग्जाम्पल से समझिए आप, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ए है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब इनके दोनों का एक जॉइंट अकाउंट
खुलवाना सोच रहे हैं, एक इनका आपस में कोई अकाउंट 1 है, इसका भी अकाउंट 2 है, ठीक है। इसने यहाँ 5 लाख रुपए से अकाउंट खोल रखा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात हो रही है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004, ठीक है। तो इसने एक अकाउंट यहाँ खुलवा रखा है, ये सेम एक यहाँ खुलवा रखा है 5 लाख का, इसने भी मान लो 5 लाख का यहाँ खुलवा रखा है। तो इसकी रिमेनिंग एलिजिबिलिटी, इसकी भी 15 लाख थी, इसकी भी थी। अब इसकी रिमेनिंग कितनी रहेगी, 10 लाख। अब ये अपनी 10 लाख की पावर को यहाँ यूज कर सकता है, ये भी अपनी तो यहाँ पर ये 10-10 लाख रुपए के अकाउंट जॉइंट में खोल सकते हैं। मान लो यहाँ 20 लाख रुपए का अकाउंट ये खोल सकते हैं दोनों जॉइंट कैपेसिटी में। तो बात समझ में आ रही है, 15 लाख से ऊपर उसकी जितने भी अकाउंट है उनका नंबर ऑफ जो सम है वो 15 लाख से पर इंडिविजुअल अबव नहीं करना चाहिए। तो ये बात तो होगी थी मैक्सिमम और मिनिमम की। मोड ऑफ डिपॉजिट ज्वाइंट हो सकता है, सिंगली हो सकता है। तो अब मैं मोड ऑफ डिपॉजिट की बात करूंगा। तो मोड ऑफ डिपॉजिट में 1 लाख तक जो है, मान लो कैश है, 1 लाख तक कैश है, तो 1 लाख तक कैश आप डिपॉजिट करा सकते हो। अगर 1 लाख तक का आपने अकाउंट खोला तो कैश में करा सकते हो। अगर 1 लाख से अबव जाता है तो आप चेक से करा सकते हो या डीडी के रूप में, इन फेवर ऑफ डिपॉजिटर। डिपॉजिटर के नाम आप चेक और डीडी काट के दे सकते हो। अब मैं इसके मोड ऑफ डिपॉजिट की बात हो गई, 1 लाख तक कैश में हो गया, 1 लाख से ऊपर डीडी या चेक के रूप में। अब मैं टेन ओवर की बात करूं तो टेन ओवर आपका 5 साल का है, इसका टेन ओवर 5 साल का है। 5 साल के टेन ओवर में आप इसको खोल सकते हो। अगर टेन ओवर 5 साल का हो गया, 1 लाख तक का कैश में हो गया और उससे ऊपर चेक या डीडी में हो गया, उसके बाद मैं बात करूं टेन ओवर के बाद, तो इसमें इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट वो क्वार्टरली होता है। ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली होता है। इंटरेस्ट क्वार्टरली चार्ज होता है। मान लो कैसे कैसे चार्ज होता है, क्वार्टर के एंड में। मान लो कोई क्वार्टर आपका 30 जून को हो खत्म, तो उसके नेक्स्ट वर्किंग डे यानी जुलाई में फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके जो आपने सेविंग अकाउंट अटैच कर रखा है उसमें क्रेडिट हो जाएगा फर्स्ट वीक में। जिस भी क्वार्टर में मान लो 30 जून है आपका, तो 30 जून मान लो आपका 30 जून है, 30 जून को आपको आपको इंटरेस्ट पेड होना था, वो आपका जुलाई में होगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको क्रेडिट मिल जाएगा जो सेविंग अकाउंट आपने अटैच किया है आपके SCSS जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसके सेविंग अकाउंट जो अटैच है उसमें क्रेडिट हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो इसमें कैलकुलेशन क्वार्टरली होती है, मैंने बता दिया आपको। हो गया एक्सटेंशन। इसमें अब एक्सटेंशन की बात करेंगे। अगर इसमें एक्सटेंशन लेनी है तो एक्सटेंशन की बात करूंगा तो 3 इयर्स आफ्टर मेच्योरिटी। जैसे 5 साल पूरे होते हैं, मैक्सिमम टेन और 5 साल है। 5 साल के बाद आप 5 साल के बाद 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के अंदर अंदर आप 3 साल की एक्सटेंशन ले सकते हैं, 3 इयर्स की एक्सटेंशन ले सकते हैं। 5 साल के बाद आप 1 साल के अंदर अंदर आप 3 साल की ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन हो गई 3 साल और वो भी लेनी पड़ेगी 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे विड्रॉल की। विड्रॉल की बात करेंगे तो हम विड्रॉल इसमें मल्टीपल टाइम अलाउड नहीं है। अब आ गई बात विड्रॉल की, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विड्रॉल की। अगर हम बात करें विड्रॉल इसमें मल्टीपल मल्टीपल अगर आपने विड्रॉल कर रहे हैं तो अलाउड नहीं है। मतलब विड्रॉल और लॉक इन पीरियड एक ही चीज है। मैंने पिछले लेक्चरों में पिछले टॉपिक्स में भी आपको बताया है कि लॉक इन पीरियड और विड्रॉल एक ही बात है। लॉक इन पीरियड मतलब आपका इतना लॉक इन पीरियड है, इससे पहले तो आप पैसा निकाल ही नहीं सकते, लॉक इन पीरियड को वो बोलते हैं। तो मल्टीपल जो इसमें विड्रॉल है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर एक्सटेंडेड है, मान लो एक्सटेंडेड है, तो एक्सटेंडेड में आप 1 साल के बाद, जैसे आपने 5 साल पूरे हो गए, एक्सटेंडेड की मैं बात कर रहा हूँ, 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद आपने एक्सटेंडेड इसको एक्सटेंड करा दिया 3 साल के लिए। 3 साल के लिए करा सकते हैं। 3 साल के बाद एक्सटेंड आपने करा दिया, 5 साल के बाद 3 साल, तो उसके 1 साल बाद आप कभी भी इसको क्लोज कर सकते हैं, वो अलाउड है। ध्यान से समझिए। देखो मैं बताता हूँ आपको, लॉक इन पीरियड और विड्रॉल एक ही चीज होती है जब तक आप उसमें लॉक रहते हैं। मतलब देख लीजिए, जैसे आप उसमें विड्रॉल ही नहीं कर पाते, तो 5 साल इसका टेनओवर है। 5 साल तक आप इसको वो विड्रॉल नहीं कर सकते। 5 साल के बाद आप इसको विड्रॉल कर सकते हो। 5 साल के बाद अगर आप इसमें मल्टीपल विड्रॉल करते हो, 5 साल के बाद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड करेंगे 3 साल के लिए, 3 साल के लिए आप एक्सटेंड कर लेंगे। अगर आपने एक्सटेंड किया तो उसके 1 साल के बाद, 1 साल के बाद आप इसको कभी भी क्लोज कर सकते हो। पर मल्टीपल इसमें विड्रॉल अलाउड नहीं है, ठीक है।
अगर मैं बात करूं इसमें क्लोज करने की, तो इसमें क्लोज करने करा तो पहले भी सकते हैं। अब इसकी क्लोज करने की कंडीशन है प्री मेच्योर, जिसको बोलते हैं। प्री मेच्योर मैं समझाता हूँ आपको। तो प्री मेच्योर की अगर मैं बात करूं, अब SCSS प्री मेच्योर, अगर आप इसको प्री मेच्योर करना चाहते हैं, अगर आपने प्री मेच्योर 1 साल तक कराया तो आपको कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल जो भी होगा वो नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 1 साल से 2 साल तक इसको बंद कराते हैं, 1 साल से 2 साल तक बंद कराते हैं, तो आपको आपके डिपॉजिट का, ध्यान से सुनिए, आपके डिपॉजिट का 1.5% आपको जो है पेनल्टी लगेगी। 1.5%, 1.5% आपके डिपॉजिट का, आपका जो डिपॉजिट है, कैपिटल है, जिसको कैपिटल आपने कैपिटल कह लीजिए या डिपॉजिट कह लीजिए, जो भी जितनी की भी आपने स्कीम ले रखी है, सॉरी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो आपने ले रखी है, उसका 1.5% लगेगा। अगर आपने 2 साल से अबव 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 2 इयर्स, अबव 2 इयर्स आप क्लोज कराते हो तो आपको 1% चार्ज लगेगा आपके डिपॉजिट का। देखिए दोबारा देखिए, अगर आप प्री मेच्योर कराना चाहते हो, प्री मेच्योर इसको कराना चाहते हो, तो आप 1 साल के अंदर प्री मेच्योर कराते हो तो कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट जो भी जितना भी होगा नहीं मिलेगा आपको। अगर 1 साल से 2 साल के बीच में कराते हो तो 1.5% लगेगा आपको उसका, जो भी आपने डिपॉजिट करा रखा है 1.5% उसका हो जाएगा 1.5। अगर 2 साल के बाद कराते हो तो आपका 1 साल 1% सॉरी 1% ऑफ डिपॉजिट का लगेगा। तो अगर 5 साल के बाद कराते हो तो मच्योरी हो जाएगी फिर वो। तो ऐसे आपका लॉक इन पीरियड होता है। अब नॉमिनी की बात करूं मैं, तो नॉमिनी इसमें 1 से लेके मैक्सिमम 4 करा सकते हैं। अब नॉमिनी इसमें अलाउड है। नॉमिनी इसमें मिनिमम 1 है, मतलब 1 तो कराना ही है अगर नॉमिनी कराना है तो। नॉमिनी 1 से लेके 4 तक, मैक्सिमम 4 नॉमिनी इसमें आ सकते हैं। नॉमिनी 1 होगा या फिर मैक्सिमम 4 होंगे। तो लॉक इन पीरियड हो गया, विड्रॉल हो गया, एक्सटेंशन हो गया 3 साल। तो उसके बाद मैं टैक्सेबल, अगर इसकी टैक्सेबल इनकम की बात करूं, टैक्स भी इसमें एप्लीकेबल है, इनकम में इसकी टैक्स एप्लीकेबल है। अगर अगर टैक्स की बात करूं, तो टैक्स आपका, अगर इंटरेस्ट 50,000 से, जितने भी उसके इंडिविजुअल के जितने भी अकाउंट है, उसे 50,000 से ऊपर कैलकुलेट होता है तो उसको इंटरेस्ट, सॉरी TDS उसको पे करना ही पड़ेगा। मतलब अगर 50,000 से जितने भी उसके SCSS अकाउंट हैं उसका इंटरेस्ट पेड हो रहा है, उस पर 50,000 तक तो वेव है, उसके ऊपर अगर होता है तो उसको TDS एप्लीकेबल होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ आपका इसमें ऑल अबाउट जितने भी मैंने स्कीमें कराई हैं, जैसे APY, गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम जितनी भी हैं, जैसे APY हो गया, APY मैंने आपको कराया इसमें। उसके बाद आपको कराया मैंने 2 स्कीमें हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और उसके बाद मैंने आपको कराया PPF। PPF के बाद आपको कराया मैंने SSY सुकन्या समृद्धि, और उसके बाद मैंने कराया आपको सुकन्या समृद्धि के बाद SCSS। तो ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक मैंने इसमें कराया, जो कि रिटेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिटेल बैंकिंग जो हमारी है, इवन रिटेल बैंकिंग और प्रमोशन एग्जाम जितने भी होते हैं, इनमें गवर्नमेंट स्मॉल स्कीम जो है पूछते हैं। अब APY मैंने आपको बताया था कि 18 से 40 साल तक होता है, चलो इसमें मैंने पीछे डिस्कस कर दिया। अब PPF का मैं बताऊं, PPF लॉन्च हुई है आपका, PPF के बारे में हुआ तो 1968 में, ये आपकी लॉन्च हुई है 2015 में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। SCS 2004 में आई है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ आया होगा गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर आपका जो है टॉपिक क्लियर। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।